हंसता खेलता और समृद्ध राज्य था। जहां राजा की 2 रानियां थीं और दोनों को एक एक पुत्र था। राधिका बड़ी रानी थी और मीना छोटी। राधिका का पुत्र था निश्चय और मीना का पुत्र था अरुण। दोनों भाइयों का आपसी प्रेम अटूट था, लेकिन जहां राधिका दोनों राजकुमारों को समान नजरों से स्नेह करती थी, कहीं न कहीं मीना एक लालची और चालाक स्वभाव की रानी थी। बेटा अरुण और निश्चय, तुम दोनों आज शिकार पर गए थे ना? थक गए होंगे, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ये हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई हूँ। पी लो बेटा। बड़ी माँ, मुझे ना दूध पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाय मेरा बच्चा, पूरे 18 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक भी बच्चा ही है। जल्दी से नाक बंद करके दूध पी। देख निश्चय भाई कितने आराम से दूध पी रहे हैं। दूध पीने से ऊर्जा आती है, साथ ही मस्तिष्क भी बलवान होता है। एक सांस में पी जा। इतने में ही राजा की दूसरी पत्नी मीना वहाँ आ पहुँची। हाय मेरा अरुण बेटा, थक गया होगा ना? मैंने दास को कहकर खास जड़ी बूटियों वाला तेल मंगवाया है तेरे लिए। तेरे शरीर की मालिश होगी ना तो तू और मजबूत बनेगा। माँ, थोड़ी देर बाद मैं और भैया दोनों ही जाकर अंग मर्दन करवा लेंगे ना? अरे बेटा, वो खास तेरे लिए आया है। अब मेरा मतलब है कि निश्चय तो बड़ा है ना, उसे क्या जरूरत है? वो इतना बलवान है। चल चल तो चल मेरे साथ। मीना बहुत लालची औरत थी। एक रानी होने के बाद भी उसके मन का लालच कभी खत्म नहीं हुआ। वो अपने अलावा किसी को भी कुछ हासिल करते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन राधिका कभी भी मीना और अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती थी। वो बहुत ही विनम्र औरत थी। अरे इतना स्वादिष्ट खाना, जल्दी जल्दी ये मालपुआ खा लेती हूँ। क्या पता सबके सामने खाने को मिले कि ना मिले। मीना फटाफट मालपुए हाथ में उठाकर अपने दुपट्टे के पीछे छुपा लेती है और फौरन अपने कमरे में चली जाती है। ये देखिए राधिका रानी, ये अश्व मैंने विदेश से मंगवाया है। हमारा पुत्र निश्चय बड़ा हो रहा है, उसे विशेष प्रकार के घोड़े की घुड़सवारी का अनुभव होना चाहिए ना? इतने में मीना वहाँ पहुँच गई। राजा साहब, ये घोड़ा तो बहुत सुंदर है। मेरे अरुण का जन्मदिन आ रहा है, पक्का आपने उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में ये घोड़ा मंगवाया है, सही कहा ना? राजा कुछ बोलता उससे पहले ही राधिका इशारे में उन्हें रोक देती है। हाँ हाँ छोटी, ये घोड़ा अरुण के जन्मदिन के लिए है। जाकर अरुण को बताती हूँ, खुशी से फूला नहीं समाएगा। मीना जब अरुण के पास पहुंची। पर आपने ऐसा क्यों किया माँ? मैं अच्छे से जानता हूँ कि निश्चय भैया के लिए विदेश से एक अश्व आने वाला था। आप उसे मेरे जन्म दिवस का उपहार कैसे बना सकती हैं? तो चुप कर, तू जानता भी है उस घोड़े की कीमत कितनी से आता है? अरे विदेश से आया है, विदेश से। क्या खूब जचेगा तो उस पर बैठकर। अरे ये सब क्या मैं अपने लिए करती हूँ? तेरी खुशी के लिए ही तो किया है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये कहकर अरुण तो वहाँ से चला गया और ऐसे ही समय बीत गया। मीना का ये छोटा मोटा लालच अब सत्ता के प्रति झुकता जा रहा था। धीरे धीरे अरुण और निश्चय बड़े हो रहे थे। अब राज्य को भी नए राजा की जरूरत थी। एक दिन राजा साहब अपनी दोनों रानियों से बगीचे में बैठकर बात कर रहे थे। अब मेरे राज सिंहासन से विदा लेने का समय आ गया है और राज्य को एक होनहार राजा देने का भी। हमारा पुत्र निश्चय बहुत ही होनहार है, बलवान है और बुद्धिमान भी। मैं सोच रहा हूं कि राज्य का कार्यभार मैं उसको सौंप दूंगा। ये सुनकर मीना को अंदर ही अंदर जलन होने लगी। मीना मन में सोचती है, अगर ये कार्यभार निश्चय के हाथ में चला गया तो ठाट तो इस राधिका के होंगे। मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? ये जो मैंने सोने की जड़ी वाला सूट पहना है, तब तो ये भी मुझे न मिलेगा। मीना गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। अरे छोटी, उसे जाने दो राधिका। ये तुम भी जानती हो कि सत्य क्या है और असत्य क्या। निश्चय का अधिकार भी है और वो सिंहासन के लायक भी है। इस बात को मीना को समझना होगा। शाम को राधिका अरुण के पास पहुंची।
अरुण बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे पिता बुजुर्ग हो गए हैं। राज्य को नया राजा चाहिए। ऐसे में अगर ये राजगद्दी तुम्हारे बड़े भाई निश्चय के हक में भी आई तो तुम उसे दिल से ना लगाना। तुम हमेशा ही मेरे दिल के करीब रहोगे। तुम्हारे लिए हमारा प्यार कभी कम ना होगा। पर हाँ, अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो तुम मुझे बताओ। ये राजगद्दी खुशी खुशी तुम्हें सौंप दी जाएगी। तुम्हारी खुशी के आगे किसी की खुशी मायने नहीं रखती। बड़ी माँ, आप ये सब मुझे क्यों समझा रही हैं, मैं जानता हूं। और रही बात मेरे और बड़े भैया के प्रेम की, तो उसके बीच में कोई भी राज्य कभी नहीं आ सकता। मैं जानता हूं कि आप मुझे निश्चय भैया से भी अधिक प्रेम करती हैं। इतने में ही मीना वहाँ पहुंची। ये देख अरुण, असली हीरो का काम करवाया है मैंने इस लहंगे पर। कल मैं जश्न में यही पहनूंगी। अरे दीदी आप, यही तो देखो, सुंदर लग रहा है ना। जो भी तुम पहनो तुम सुंदर ही लगती हो। अच्छा मैं चलती हूँ। माँ, हीरे लगवाने की क्या आवश्यकता थी? चुप कर, रानी हूँ मैं, दुनिया वालों को लगना तो चाहिए। वैसे भी अगर मैं सुंदर न लगूंगी तो और कौन सुंदर लगेगा। और कल के लिए तैयार हो जा। अगली सुबह राजा साहब की गांव वालों से राजा के रूप में अंतिम मुलाकात थी। सभी तैयार होकर सभा में पहुंचे। मेरे प्रिय गांव वासियों, मैंने अपने जीवन के कई वर्ष इस राज्य की देखभाल में लगा दिए। आशा है कि आप सभी को मेरे किसी निर्णय से कोई आपत्ति नहीं रही होगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आगे भी राज्य को सही राजा ही मिले। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राज्याभिषेक 3 दिवस बाद होगा। महाराज कौन है, इस बात से पर्दा भी 3 दिन बाद ही उठेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप भोजन करिए और इस उत्सव का आनंद उठाइए। राजा बहुत अच्छा था। वो अपने गांव वालों के लिए भोज आयोजित करता रहता था। अब इंतजार था तो 3 दिन बीत जाने का। आइए आइए साधु महाराज, आपको आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? इस भव्य राज्य में भला किसी को क्या समस्या हो सकती है राजन? बाबा के लिए आसन लगाया गया। साधु महाराज, अपना आशीर्वाद कृपया आप ऐसे ही बनाए रखें। राजन, मैं आपको यहाँ आशीर्वाद देने ही आया हूँ। ये देखिए, ये है एक अनोखा पत्थर। ये ऐसा वैसा पत्थर नहीं, बल्कि इसमें 100 बलवानों की शक्ति, 100 चतुर्वर्ण लोगों की चतुराई और 50 समझदारों की समझदारी है। नहीं नहीं राजन, आप इसे अपने हाथ में नहीं ले सकते। राजा के एक इशारे पर एक दासी एक छोटा सा संदूक लेकर आई। बाबा ने वो चमत्कारी पत्थर संदूक में रखा। इस पत्थर को प्रथम बार जो भी स्पर्श करेगा, इसकी सारी शक्तियां उस मनुष्य में चली जाएंगी। अगर वो मनुष्य अपनी शक्तियों को त्यागना चाहे तो उसकी इच्छा अनुसार वो शक्तियां पुनः इस पत्थर में समाहित हो जाएंगी। यह अद्भुत वस्तु मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। आशा है तुम इसका सही प्रयोग करोगे। सभी ने बाबा के चरणों को स्पर्श किया और कुछ ही समय बाद बाबा भी महल से रवाना हो गए। महारानी राधिका, कृपया इस पत्थर को आप संभाल कर रख दें। कि इतने में ही वो संदूक राधिका के हाथ से मीना ने छीन लिया। अरे दीदी, आपको तो बहुत काम होंगे ना, लाइए ये मैं संभाल के रख दूंगी। मीना वो पत्थर लेकर फौरन अपने कमरे में गई। रात को जब सब सो चुके थे तब मीना ने वो संदूक खोला। संदूक खोलते ही वो पत्थर चमचमाने लगा, जिसके तेज से अरुण की आंख खुली। माँ, ये तो वही पत्थर है ना जो आज वो साधु बाबा देकर गए थे? पर आप इसके साथ क्या कर रही हैं? मीना फौरन वो पत्थर अरुण के हाथ में रख देती है। अरुण के पूरे शरीर में थोड़ी कंपकपाहट होने लगी और वो अब खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगा। माँ, आपने ये क्या किया? तो अपना मुंह बंद रख ले बेटा, ये सब मैं तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। आखिर ये शान और शौकत चकाचौंध तुझे प्यारी है कि नहीं? अब तू ही राजा बनेगा मेरा बेटा।
हाय, मेरा बेटा कितना शक्तिशाली लग रहा है। अगली सुबह होते ही सभा में निश्चय की चतुराई की परीक्षा शुरू हुई, पर उससे पहले राजा ने वो पत्थर मंगवाया। महारानी मीना, कृपया वो पत्थर लेकर आए। पुत्र निश्चय, इस पत्थर को पूरी श्रद्धा के साथ हाथ लगाओ। निश्चय वैसा ही करता है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लगता है पत्थर ने अपना कार्य कर दिया। विद्वान जी, कृपया अब आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। हाँ तो राजकुमार निश्चय, कृपया बताइए कि मेरे पास नगर है परंतु घर नहीं, जंगल है परंतु पेड़ नहीं, नदी है परंतु मछली नहीं। निश्चय के जवाब देने से पहले ही अरुण बोला, इसका जवाब है मानचित्र। हाँ, अति उत्तम, अति उत्तम छोटे राजकुमार, अति उत्तम। अब मेरा दूसरा प्रश्न। एक थाल मोतियों से भरा हुआ, सबके सर पर उल्टा रखा हुआ, चारों ओर फिरे वो थाल, परंतु मोती उसमें से एक ना गिरे, आसमान और तारे। बहुत खूब मेरे भाई, इसका उत्तर तो मैं भी नहीं जानता था। और ऐसे ही धीरे धीरे अरुण ने सारे सवालों के जवाब दे दिए। कुछ देर बाद तीरंदाजी का मुकाबला शुरू हुआ और वो भी एक एक करके अरुण ने सारे निशानों को भेद दिया और ऐसे ही एक एक करके वो हर प्रतियोगिता में जीतता गया। अति उत्तम पुत्र अरुण, अति उत्तम। लेकिन सिर्फ इससे बात न बने कि राजा जी, पूरे राज्य के सामने ये साबित हो गया है कि मेरा बेटा अरुण राजा बनने के काबिल है और उसमें सारे गुण हैं। और ये निश्चय तो बैठा बैठा देखता ही रह गया, एक भी सवाल का जवाब न दिया गया इससे। एक ही हाथ में एक सख्त नारियल तोड़ा है मेरे बेटे अरुण ने, और दूसरी तरफ उस नारियल को तोड़ने के लिए निश्चय ने 3 बार प्रयास किया। गांव वालों के सामने ये साबित हो गया है कि राजा के पद के लिए कौन अधिकारी है। परंतु महारानी मीना, निश्चय बड़ा है। आप तो इंसाफ के देवता है ना, कीजिए इंसाफ। दूध का दूध और पानी का पानी आपकी नजरों के सामने हो चुका है। मेरा बेटा राजा बनने के काबिल है, लेकिन आप ये दुनिया वालों से छुपाना चाहते हैं। बड़े की आड़ में निश्चय के सर पर ताज पहनाना चाहते हैं। ऐसा न करो मीना, सबके सामने राजघराने का मजाक बन रहा है। ये सारी बातें अकेले में करते हैं। जब निश्चय को राजा सबके सामने बनाया जाएगा तो ये बातें भी सबके सामने ही होनी चाहिए ना। वहीं दूसरी तरफ निश्चय अपने भाई अरुण से बोला, मेरे भाई अरुण, हमारे माता पिता हम दोनों को एक विजय की तरह राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं, परंतु मैं जानता हूं कि तुम राजगद्दी के लायक हो, मैं नहीं। इस पर तुम्हारा हक है मेरे भाई। इनका निर्णय जो भी हो, मैं तुम्हारे राजा बनने से बहुत प्रसन्न होऊंगा। परंतु भैया, आप बड़े हैं और इस पर आपका अधिकार है। अरे पगले, भूल गया क्या? बचपन में जब तुझे पेड़ से अमरूद खाने होते थे तो तू मेरे ही कंधे पर बैठकर पहले अमरूद तोड़कर खुद खाता था। यह भी ऐसा ही कुछ समझ। हम दोनों भाइयों का प्रेम तो अटूट है रे। इतने में ही राजा भी कहने लगे, तुम्हारी ये बात भी सत्य है मीना। आज की प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए राजा तो अरुण को बनना चाहिए। राज्य के लिए एक होनहार और बलवान राजा का होना आवश्यक है। अरुण पर मुझे गर्व है। लगता है पिताजी मुझे राजा घोषित करने वाले हैं। इतने में ही वो पूरे राज्य के सामने कहने लगा, ये राज्य मेरे पिताश्री और दादाश्री की अमानत है। यहां पर किसी भी तरह का लोभ, धोखा और झूठ नहीं टिक सकता। ये ताज एक ऐसा आशीर्वाद है जो किसी के भी सर पर सजे एक अभिमान ले ही आता है। परंतु मेरे पिताश्री को मैंने कभी अभिमान करते नहीं देखा। कदापि मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं। मैं राजा बनने से मना करता हूं। ये जिसका अधिकार है उसे ही मिलना चाहिए। ये सुनकर मीना का गुस्सा फूट पड़ा।
ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? गांव वाले भी यही चाहते हैं कि तुम राजा बनो। देखो मेरी बात सुनो। माँ, ये किसी की बात सुनने का समय नहीं है, ये निर्णय का समय है। राज्य प्रतीक्षा कर रहा है। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी ताकि तुम मेरे पूरे किए कराए पर पानी फेर दो? उस पत्थर की सारी शक्तियां मैंने तुम्हारे अंदर ये सब सुनने के लिए नहीं डाली थी। महारानी मीना, ये आपने क्या कहा? तो इसीलिए वो पत्थर निश्चय पर कार्य नहीं कर रहा था। जी वो मैं आपने बिल्कुल सही कहा पिताश्री। मैं माताश्री के मुंह से सत्य को बाहर निकलवाना चाहता था। माताश्री, अब आगे की बात आप इन्हें बताएंगी या मैं स्वयं बताऊं? महारानी, राज्य के कार्यभार में आपने दखल अंदाजी करके अपराध किया है। और क्या करती मैं? आप लोग मेरे बेटे को नौकर बनाकर रख देते। मैं बस उसकी खुशी चाहती थी। मैं चाहती थी कि जो भी इज्जत, जो औहदा निश्चय और उसकी माँ का है वो मेरा और मेरे बेटे का रहे। क्या गलत किया मैंने? हमेशा से छोटा छोटा कहकर आपने हमें पीछे रखा। माताश्री, आप मेरा भला नहीं बल्कि आप अपना वैभव बनाए रखना चाहती थी। मेरे राजा बनने के बाद आप और भी ज्यादा ऐश करना चाहती थी। आपका लोभ कभी समाप्त नहीं होगा माताश्री। माता राधिका बहुत अच्छी हैं। वो तो अपने पुत्र की जगह मुझे राजा बना सकती हैं। वो इतना बड़ा त्याग कर सकती हैं मेरे लिए, परंतु आपने तो मुझे ही प्यादा बनाकर प्रयोग करना चाहा। निश्चय भैया के स्थान पर भला मैं कैसे बैठ सकता हूं? मीना, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये तो धोखा हुआ। अपने ही परिवार में भला कैसा धोखा, कैसा छल। तभी गांव वाले चिल्लाने लगे। हाँ, ये क्या? हमें न्याय चाहिए। महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज। हाँ हाँ, न्याय कीजिए। हाँ हाँ, न्याय चाहिए। हाँ, न्याय करिए महाराज, न्याय करिए। महारानी मीना, आपने अभी स्वयं कहा कि मैं राजा हूं और मैं न्याय करता हूं, तो मेरी जनता भी मुझसे न्याय मांग रही है और मैं आपको आपके इस अपराध के लिए 5 वर्षों तक कारावास में रहने का दंड देता हूं। आप भगवान का धन्यवाद करिए कि मैं आपसे महारानी का पद नहीं छीन रहा। महाराज की जय हो। ये मैंने क्या किया? अपने लालच के मोह में मैंने अपना बेटा खो दिया और अपना परिवार भी। अब कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं सबसे? सैनिकों ने मीना के हाथ में हथकड़ियां लगाई और उसे कारावास में डाल दिया। भैया, मैं अपनी सारी शक्तियां इस पत्थर में पुनः समाहित करना चाहता हूं। उसके बाद आप इस पत्थर को हाथ लगा लेना। ऐसा कहते ही उनके अंदर से एक जोरदार चमक बाहर निकली और पत्थर में समा गई। ये लीजिए भैया, अब आपकी बारी। नहीं मेरे भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझ में अभी जितना बल है उतने ही बल से मैं आगे बढ़ूंगा। उतनी ही सूझबूझ से मैं अपना राज्य संभालूंगा। अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। मैं पूरी सत्यनिष्ठा से इस राज्य का कार्यभार संभाल लूंगा। मुझे गर्व है अपने दोनों पुत्रों पर। तो इस भरी सभा में यह घोषणा की जाती है कि आज से इस राज्य के नए महाराज हैं महाराज निश्चय। क्या राजा निश्चय? क्या महाराज निश्चय? महाराज निश्चय? महाराज निश्चय। महाराज निश्चय की जय। महाराज निश्चय की जय। महाराज निश्चय की जय। महाराज निश्चय की। चारों तरफ निश्चय की जीत की किलकारियां गूंज रही थी और वहीं दूसरी तरफ अपने लालच के कारण सब कुछ खो बैठी मीना अपना दुख संभाल रही थी।